नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को स्क्रीन पर ले आओ भाई। स्वागत है हेमंत भाई। जंतर मंतर पर जब तक हजारों छात्रों और युवाओं का जमावड़ा था, रोज एक रिपोर्ट हमको लानी पड़ती थी। विदेशी मीडिया में भारत को लेकर क्या लिखा जा रहा है, क्या रिपोर्टिंग हो रही है। गार्डियन से लेकर अल जजीरा और बीबीसी तक के रिपोर्टर डेरा डाल के बैठे थे जंतर मंतर पर। लंदन से लेकर के और न्यूयॉर्क तक विदेशों में भारत के छात्रों के पक्ष में और लोकतंत्र बचाने की कोशिशों के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे थे। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया और विदेश में भारत के लोकतंत्र पर जो एनालिटिकल रिपोर्टिंग हो रही थी वो थम सा गया। शायद थम गया या शायद हमने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन अब आपको दुनिया की सबसे रेप्यूटेड मैगजीन टाइम, सबने नाम सुना होगा। टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर फोटो छप गई तो आदमी साल भर जश्न मनाता था कि फलाने की फोटो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपी है। और टाइम मैगजीन के भीतर अगर किसी के कारनामों की दास्तान छप जाए तब बताओ क्या होना चाहिए। छप गई दास्तान। किसकी छपी? अरे किसकी छपेगी? अपने 56 इंच वाले की छपी है भाई। 56 इंच वाले की के कारनामों की कहानी है। ये दस्तावेज है, ये अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आड़ में छिपे हुए एक मनमानी, अहंकारी, तानाशाही प्रवृत्ति वाले नेता के कारनामों की कहानी, उसका ये एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। संभाल कर रखिए आप लोग। हम तो संभाल कर जब रिकॉर्ड पर ले आते हैं तो संभाल लिया सर, तो आप लोग भी संभाल कर रखिएगा। टाइम मैगजीन में मोदी के सरेंडर की कहानी, उस अहंकारी नेता के चुपचाप सरेंडर के स्वांग की कहानी मैं कहूंगा। सरेंडर का स्वांग है क्योंकि पीठ पर फिर से वार कर रहे हैं ये। तो सरेंडर के स्वांग की कहानी टाइम मैगजीन में छपी। और जब दुनिया भर में सरेंडर सरेंडर लिखा जाने लगा तो फिर बौखलाहट तो होती ही है। बौखलाहट में खबर में साथ में और जरूर जोड़ूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा आप। बौखलाहट में जंतर मंतर पर ताला लगाने की कोशिश, ये हवाओं को, ये भावनाओं को बंधक बनाने वाले लोग हैं। हवा, पानी, भावना आपकी सब बंधक बनाने वाले लोग हैं। जंतर मंतर पर ताला लगाने की ये कवायद जो है, तैयारी है, ये बहुत खतरनाक है। और इसके लिए जो रास्ता चुना गया है ये वाया सुप्रीम कोर्ट है। तो एससी पर भी नजर रखिए, और नजर तो रखनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने हमसे कहा है कि आप लोग नजर रखिए, आपकी जिम्मेदारी है और आपका अधिकार है नजर रखना। तो डरिए नहीं, नजर रखिए। अब मैं आपको टाइम मैगजीन वाले हिस्से पहले ले चलूंगा। रिपोर्ट विस्तृत है, काफी विस्तृत रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को लाइन बाय लाइन पूरा हेमंत भाई ने पढ़ा है, समझा है, इस पर वक्त दिया है, तो वही समझाएंगे। मैं हेडलाइन के साथ उनके हवाले कर दूंगा। रिवोल्ट ऑफ द कॉकरोचेज, हाउ इंडिया जेनजी हम्बल्ड मोदी। इस हेडलाइन के पीछे बहुत कुछ है। इस हेडलाइन से शायद उतना क्लियरिटी ना आए जितना इसके भीतर जाने पे क्लियरिटी आएगी। बहुत लंबा आर्टिकल है। जैसे होता है ना हमारे यहाँ जो 2 इंच मतलब छोटा सा 12वें 13वें पन्ने पे कॉलम मिल जाता है तो हमारे यहाँ कहते हैं मोदी डंका बजा। ये इतना बड़ा लिखा है। आईएएस में, यूपीएससी में पहले, नए पैटर्न का हमें नहीं पता, पहले 600 शब्दों में लिखना होता था। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे वो 600 शब्द में लिखने होते थे। और 3 सवाल अगर अच्छा लिख दिया किसी ने तो आईएएस बन जाता था। ये 1800 शब्द में लिखा है, मतलब अकेला आर्टिकल आईएएस बनाने पर के लायक है ये। तो 1800 शब्दों से ऊपर का लिखा है आर्टिकल। हेमंत भाई साइड में जरा चला देना भैया आर्टिकल, जो लोग पढ़ना चाहेंगे खुद पढ़ लेंगे।
और बाकी आप हिंदी में हेमंत भाई सुनो। हेमंत भाई जरा बताइए कहानी क्या है, सरेंडर की पूरी कहानी समझाओ जरा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये टाइम मैगजीन आपको पता है न्यूयॉर्क और अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित वीकली मैगजीन है। वीकली मैगजीन, और इसके कवर पे जैसे आपने कहा फोटो आ जाए तो फिर साल नहीं कई साल तक, और अपने वाले का तो हो सकता है दशकों तक डंका बजता रहे कि टाइम मैगजीन में फ्रंट पेज पे छपे थे लाइव में। तो सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि जिस चीज को आप दुनिया से छुपा रहे थे वो उन्होंने कायदे से छाप दी। और छाप कैसे दी वो सुन के आप, वो हमारी तरह नहीं करते कि छाप दिया छुपा लिया, नहीं नहीं, वो पूरे कंटेक्स्ट में चीजों को छापते हैं कि इसका पूरे का रूट कॉज क्या था, कैसे हुआ, पूरे के पूरे संदर्भ और पूरी बैकग्राउंड के साथ और अतीत के साथ भी और भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ भी। आपने 1800 शब्द कह के थोड़ी कंजूसी कर दी, ये शब्द 2500 से ऊपर है, आप सोचिए। हाँ। और जो जो टाइम मैगजीन का जो आइडिया सेगमेंट है उसके अंदर ये रिपोर्ट लिखी गई है। और आसिम अली है इनका, जरा हेडिंग दिखा दें पहले, तो ज्यादातर तो उसी से क्लियर हो जाएगा। जो सबसे पहले वाला था ये, रिवोल्ट ऑफ कॉकरोचेस, कॉकरोचों का विद्रोह, हाउ इंडिया जेनजी हम्बल्ड मोदी, भारत की जेनजी ने मोदी को कैसे हरा दिया, ये ठीक। और जो लेखक है उन्होंने शुरुआत कहां से की है, अभी रुकिएगा जरा, मैं थोड़ा सा पूरा इसका बैकड्रॉप बता दूं आपको। सिलेक्टिव स्क्रीनशॉट्स दिए मैंने, ज्यादा नहीं दिए। इसमें आशीष भाई शुरुआत कहां से करते हैं, वो जो लिखने का स्टाइल होता है ना टिपिकल किस्सा गोई का, अमेरिका में जो बड़ी मैगजीन्स के अंदर, अखबारों के अंदर, उस तरीके से उन्होंने शुरू किया कि स्टीफन किंग की लिखी हॉरर एंथोलॉजी सीरीज क्रिप्शो के आखिरी हिस्से में ऑप्शन प्रेट नाम का एक बेरहम बूढ़ा, बहुत ध्यान से हर शब्द सुनना पड़ेगा आपको, एक बेरहम बूढ़ा बिजनेसमैन एक पेंट हाउस में अकेला रहता है। किस्सा कोई सुनिएगा, जिसमें सर्विलांस स्क्रीन, कंट्रोल पैनल और अलार्म सिस्टम लगे हैं। उसे कीटाणुओं और गंदगी से बहुत ज्यादा डर लगता है। वह अपने आसपास की हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखना चाहता है और हर कंपटीटर को बस एक कीड़े की तरह समझता है जिसे कुचला जा सके। सुनते जाइएगा। एक रात एक कॉकरोच उसके किले में घुस आता है और प्रेट तुरंत उसे मार डालता है। लेकिन कॉकरोच झुंड के झुंड आने लगते हैं। वे एयरवेंट, ड्रेन, अलमारी, इलेक्ट्रिकल पैनल से निकलकर हर जगह फैल जाते हैं। उन्हें कुचलने और स्प्रे करके खत्म करने की उसकी जबरदस्त कोशिशों के बावजूद तेजी से बढ़ते कॉकरोच आखिरकार उस पर हावी हो जाते हैं और उसे हरा देते हैं। ये स्टोरी की बिगनिंग, लेख जो लिखा है आसिम अली ने, उसकी ये बिगनिंग। और फिर वो लिखते हैं पूरी कहानी, और बहुत ही मजेदार कहानी है। अपने वर्णों में तो किसी की औकात नहीं बची ऐसा कुछ लिखते। तो उन्होंने जो लिखा है, पिछले 12 सालों में भारत में प्रधानमंत्री, अब चला दीजिएगा वो साथ में, पिछले 12 सालों में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के शोर शराबे वाले लोकतंत्र को काबू में करने के लिए पूरी लगन से कंट्रोल का एक बड़ा सिस्टम बनाया है। वे धीरे धीरे सामान्य संस्थागत राजनीति के पूरे ढांचे को अपने नियंत्रण में लाने में कामयाब रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र पार्टली मानती है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 180 देशों की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत की स्थिति 2014 जब मोदी सत्ता में आए थे 140वीं थी, जो गिरकर 2026 में 157वीं हो गई। इसके अलावा स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट ने, जो लोकतंत्र और उसके अलग अलग रूपों पर नजर रखता है, भारत को चुनावी तानाशाही कहा है, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहा है। यहां कई पार्टियों वाले चुनाव तो होते हैं, लेकिन बुनियादी आजादी में कमी के कारण असली लोकतंत्र निरंतर कमजोर हो रहा है। ये गंभीर आकलन दिखाते हैं कि हाल के वर्षों में मोदी ने किस तरह सभी तरह की राष्ट्रीय संस्थाओं पर अपनी पकड़ मजबूत की है। मीडिया से लेकर, जहां बात मानने वाले मालिकों ने बार बार सरकार के सामने घुटने टेके हैं, सरेंडर किया है, चुनावी अधिकारियों तक, जिन्होंने हाल ही में एक राज्य के चुनाव में वोटर लिस्टों से लाखों नाम हटा दिए। इस कदम को बड़े पैमाने पर मोदी की भारतीय जनता पार्टी को फायदे पहुंचाने वाला माना गया है। सत्ता और संस्थाओं पर उनके मजबूत नियंत्रण को देखते हुए यह माना जा सकता है कि जब मोदी ने पहली बार सैकड़ों नाराज युवाओं को, जो खुद को कॉकरोच कह रहे थे, नई दिल्ली में अपने घर से कुछ मील दूर विरोध प्रदर्शन की पारंपरिक जगह जंतर मंतर जाते देखा होगा, तो 75 वर्षीय इस मजबूत नेता को उन्हें कीड़ों की तरह कुचल देने का पूरा भरोसा रहा होगा। लेकिन
असलियत बिल्कुल अलग निकली। इसने लोकतांत्रिक सोच वाले भारतीयों का हौसला बढ़ाया और निसंदेह देश के लंबे समय से नेता रहे मोदी को हैरान और हतप्रभ कर दिया। जनरेशन जी के विरोध प्रदर्शन की शुरुआती और उसका विस्तार पूरा कॉलम वाइज बताया गया है। विरोध प्रदर्शन का आह्वान 1 जून को बोस्टन में रहने वाले 30 वर्षीय भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने किया था, जो पहले पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर चुके थे। इसकी वजह 15 मई को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी थी, जिसमें उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना परजीवी और कॉकरोच से की थी। दीपके ने इसके जवाब में एक ऑनलाइन पैरोडी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। इसका मीम जैसा नाम कुछ हद तक मोदी की बीजेपी पर तंज था। सीजेपी और बीजेपी ऐसे जोड़ा उसने। उन्होंने अपनी इस व्यंग्यात्मक पार्टी को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताया और सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ही दिनों में 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, जिसमें इस प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की फॉलोइंग भी पीछे छूट गई। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए हाल ही में एक एग्जाम का पेपर लीक होने की वजह से भारत के युवा पहले से ही परेशान और नाराज थे। डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए 1,40,000 सीटों के लिए 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। पेपर लीक होने के बाद टेस्ट रद्द कर दिया गया और सरकार ने स्टूडेंट्स को 21 जून को दोबारा एग्जाम देने के लिए मजबूर किया। निराशा में खबरों के मुताबिक कम से कम 20 छात्रों ने खुद अपनी ही जान ले ली। 6 जून की सुबह दीपके एक हाथ में भारत के संविधान की कॉपी लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और सेंट्रल दिल्ली के जंतर मंतर गए, जहां उन्होंने समर्थकों की एक छोटी सी भीड़ के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जून के ज्यादातर दिनों में विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर कुछ 100 लोग इकट्ठे हुए। 28 जून को जाने माने एजुकेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और स्टूडेंट एक्टिविस्ट के एक ग्रुप ने सीजेपी और उसकी मुख्य मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी। मुझे लगा था कि मोदी शायद विरोध करने वाले नेताओं को अपने साथ मिला लेंगे या उनसे थक हार कर रुकने का इंतजार करेंगे, लेकिन हुआ यह है कि उनकी सरकार शांतिपूर्ण विरोध को भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। यहां से कहानी शुरू हो गई। 18 जुलाई की शाम को पुलिस ने विरोध वाली जगह पर धावा बोल दिया और वांगचुक व अन्य लोगों को जबरदस्ती हटा दिया। ये लोग तब तक 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। विरोध वाली जगह से वांगचुक को हटाए जाने की तस्वीरें हर जगह वीडियो वायरल हो गई। हजारों लोग समर्थन में विरोध वाली जगह पर पहुंचे। दिल्ली में जमा हुई भीड़ में प्रशांत कुमार धर्मशाही भाई पटेल भी शामिल थे, जो अधेड़ उम्र के वकील हैं और पश्चिमी राज्य गुजरात शहर के अहमदाबाद से राजधानी आए थे। वे भारत की शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों से मिले गहरे जख्म का दर्द लिए हुए थे। 18 जून को उनके 17 साल के बेटे कहान पटेल ने अपने अपार्टमेंट में अपनी ही जान ले ली थी। दुर्भाग्यपूर्ण कहान ने मेडिकल स्कूल का टेस्ट दिया था, जिसे पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया था। जंतर मंतर पर एक इंटरव्यू में पटेल ने कहा, मेरा एक और बेटा है, मुझे उसे बचाना है। उन्होंने आगे कहा, ये किसी भारत के मीडिया ने बताया आपको ये स्टोरी टेलिंग? कभी सोच सकते हो आप? इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, ये पत्रकारिता होती है, जो हमारे यहाँ स्टेनोग्राफी में बदल देती है। उन्होंने आगे कहा, सिस्टम को बदलना होगा। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने भारतीय संसद की ओर मार्च किया। पुलिस ने उन पर लाठियां, आंसू गैस और पैलेट गन से हमला किया। अमेरिका में छप रहा है, ध्यान रखिए। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंचे। किसी की पसलियां टूटी थी, किसी का पैर फ्रैक्चर था, किसी के सिर में चोटें लगी थी और अन्य तरह की चोटें भी आई थी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पुलिस की बर्बरता के वायरल वीडियो ने भीड़ को और बढ़ा दिया और विरोध स्थल को एक कार्निवाल जैसे ऊर्जा वाले कब्जे वाले इलाके में बदल दिया। भारत के अन्य बड़े शहरों कोलकाता, मुंबई, पटना, बेंगलुरु में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे जेन जी के विरोध प्रदर्शनों को देशव्यापी युवा प्रतिरोध का स्वरूप मिल गया, जिसने मोदी को झुका दिया और उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। जैन जी ने मजबूत नेता को चुनौती दी। यहां अब इसका पॉलिटिकल एंगल है, कैसे था, क्या था। भारत में जैन जी के विरोध प्रदर्शनों की सफलता ने एक विरोधाभास को उजागर किया है। हालांकि मोदी ने संस्थागत राजनीति को प्रभावी ढंग से अपने पूर्ण नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन असाधारण संस्था बाहर की राजनीति के उभार के सामने उनका नियंत्रण टूट गया जब राजनीति लामबंदी हाशिए पर चली गई। भाजपा के बारे में करें, 15 साल बाद
दिल्ली और भारत के दूसरे शहरों में जैन जी के विरोध प्रदर्शनों ने मोदी के बहुत सोच समझ कर बनाए गए पॉलिटिकल ब्रांड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। तहस नहस का वर्ड। विरोध वाली जगहों पर लगे अपमानजनक पोस्टरों, नारों और ग्रेफिटी के गुस्से और नफरत का निशाना शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी थे। दिल्ली में अहंकार की होली। यह देखना एक रोमांचक नजारा था कि कैसे एक प्रधानमंत्री जिन्हें करोड़ों डॉलर के सरकारी पैसे से बड़े पैमाने पर विज्ञापन चलाकर लगभग भगवान का दर्जा दिया गया था, राजधानी के युवा लड़के लड़कियों के तीखे मजाक और गाली गलौज वाले नारों का शिकार बन गए। प्रदर्शनकारियों के ये वायरल कटाक्ष जो इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए एकदम सही थे, सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे, उन्होंने मोदी के पॉलिटिकल ब्रांड के हर पहलू की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उसे पूरी तरह से उलट दिया। इसके लिए व्यंग का हथियार इस्तेमाल किया गया। विरोध प्रदर्शन का अनौपचारिक गीत एक सवाल जवाब वाला नारा था, 56 इंच का डैश डैश, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, जिसके बाद भीड़ एक साथ चिल्लाती थी, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। 56 इंच की छाती वाला समझ जाए, दर्शक समझ जाएंगे, हम नहीं करेंगे। जिस वायरल रील से यह नारा शुरू हुआ था उसमें कैजुअल कपड़ों में दो महिलाएं जो 20-22 साल की लग रही थी नारा लगवा रही हैं, जबकि एक आदमी पोस्टर पकड़े हुए है जिसमें मोदी का एक छोटे डैश के रूप में दिखाया गया है। मोदी की मजबूत नेता वाली छवि पर इससे ज्यादा घातक हमला शायद ही कोई संभव था। यह हमला उनके 2014 उन्होंने खुद को 56 इंच के सीने वाला नेता बताया था। इस दावे में उस मर्दाना संकल्प की झलक थी जो मुश्किलों से पार पाने और भारत को निर्णायक ढंग से बदलने के लिए जरूरी था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने गुजरात को बदला था, जिस राज्य पर उन्होंने 12 साल तक शासन किया था। इस नारे में मोदी के पहले नाम का इस्तेमाल किया गया और जल्दी ही इसमें वायरल रील्स की तरह मीम जैसे कई रूप बन गए। भाग नरेंद्र का नारा कभी बाल नरेंद्र में बदल गया। यह 2014 की उस कॉमिक बुक की ओर इशारा था जिसमें मोदी के बचपन को एक महान कहानी की तरह दिखाया गया था, जैसे कि कम उम्र में मोदी ने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान सैनिकों की मदद की थी और एक मगरमच्छ के बच्चे को बचाया था। ये अमेरिका में डंका बजा दिया भाई साहब मगरमच्छ का, सोचो आप। हद है यार, ये तो दिस इज टू मच। कुछ अन्य नारों में मोदी के करीबी बड़े उद्योगपतियों के साथ उनके रिश्तों का मजाक उड़ाया गया। ये लो 1+2 की स्कीम भी थी और ऐसे पोस्टर भी थे जो उनके फकीर या तपस्वी होने के उस दावों की धज्जियां उड़ाते थे जिसमें वो खुद को दुनियादारी से दूर दिखाते हैं। इन पोस्टरों में उन्हें अपने नाम के शुरुआती अक्षरों वाले सूट, डिजाइनर धूप के चश्मे और हवाई जहाज में दिखाया गया है। पूरी छवि 12.25 साल 12.5 साल क्राफ्टेड छवि। नुक्कड़ नाटकों में मोदी के चाय बेचने वाले बैकग्राउंड वाली कहानी का मजाक उड़ाया गया। लाउड स्पीकर लिए एक आदमी भीड़ के बीच घूमता रहता था और मोदी की वायरल हुई गलतियों, ब्लूपर्स को बार बार बजाता था। साथ ही किसी डिस्क जॉकी की तरह लोगों की फरमाइशों से भी बात बताता था। हमले का एक खास निशाना मोदी का वह तरीका था जिसमें वे अपनी जवाबदेही से बचकर अपना पॉलिटिकल ब्रांड बनाए रखते हैं। खुद को ऐसे सर्वोच्च नेता के तौर पर पेश करते हैं जो देश की पॉलिटिकल दिशा तय करता है और उसका नैतिक विजन भी बताता है, जबकि सरकार की नाकामियों की जिम्मेदारी अपने नीचे वालों पर डाल देता है। एक वायरल पोस्टर में एक युवा लड़की ने सरकार की आलोचना होने पर मोदी के चुप हो जाने की आदत का मजाक उड़ाया। घोस्टिंग डेटिंग एप्स पर काम करती है, नागरिकों पर नहीं, अनकोट। पोस्टर पर शिक्षा मंत्री के बजाय मोदी का चेहरा था और उन पर हेडलाइन लिखी थी, लीक इन इंडिया और डिस्ट्रॉय इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वाला एक जुमला था जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए मोदी का खास कैंपेन था। भारत के युवाओं के लिए मोदी उस नफरत भरे सिस्टम का प्रतीक बन गए हैं। वे व्यक्ति जिन पर देश के संस्थानों में जो कुछ भी गलत हुआ उसकी मुख्य जिम्मेदारी थी, वे अब भ्रष्ट और जड़ हो चुके सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले नहीं बल्कि उसके मुख्य संरक्षक बन गए। कॉकरोच विरोध प्रदर्शन में क्यों सफल रहे? अगला सेगमेंट। कॉकरोच विरोध प्रदर्शनों ने मोदी सरकार के नियंत्रण को मात दे दी क्योंकि युवा प्रदर्शनकारियों पर मुख्य धारा के भारतीय मीडिया द्वारा की गई घेराबंदी
और बदनामी की कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। यह विरोध प्रदर्शन अपने खुद के वैकल्पिक डिजिटल स्पेस पर टिका था, खासकर इंस्टाग्राम पर, जो मीम्स का एक ऐसा अनोखा और हलचल भरा मंच था जिसने न केवल लोगों के बीच संवाद का काम किया बल्कि विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रगतिशील पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स की एक नई पीढ़ी मौजूद है जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, खासकर युवाओं के बीच जो मुख्य धारा के समाचार चैनल शायद ही कभी देखते हैं। भारत में पिछले दशक में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान ही इस तरह का वैकल्पिक डिजिटल स्पेस उभरकर सामने आया था और विकसित हुआ था। भारत के युवाओं में मौजूदा हलचल हालात को लेकर गहरा आक्रोश है। पुलिस की सख्ती के बाद यह गुस्सा सीधे मोदी पर केंद्रित हो चुका है, जिन्हें एक ऐसी व्यवस्था के चेहरे के तौर पर देखा गया जो आम लोगों के साथ कॉकरोच जैसा व्यवहार करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से वांगचुक को जबरदस्ती हटाए जाने के बाद जो लोग राजधानी पहुंचे उनमें से कई ने लंबी ट्रेन यात्राएं की थी। ज्यादातर लोगों के पास एयर कंडीशन कोच की सुविधा नहीं थी। उन्हें आम ट्रेनों में यात्रा की थी जिन्हें भारतीय जनरल क्लास कोच कहते हैं। उन उमस भरे और हवा की कमी वाले डिब्बों में यात्रियों को अक्सर ठूस ठूस कर भरा जाता है और उन्हें किसी तरह पेशाब और पसीने की बदबू झेलनी पड़ती है। ये पूरी की पूरी कहानी इस सारे के अंदर, मतलब पूरा उन्होंने कैसे जीता, कैसे क्या किया, ये पूरी कहानी। इसको हम इसके बाद स्कूलों में कहा जाता है सजीव वर्णन, लाइव टेलीकास्ट। एकदम ये सजीव, मतलब आप खाली पढ़ो तो आप आंख बंद करके विजुलाइज कर लो कि क्या क्या हुआ। हमारे यहाँ कुछ होते नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। कहाँ फंडिंग है ये बताते हैं। हमारे यहाँ सब जो बड़े बड़े एंकर हैं करोड़ों रुपए ले लेकर के कहीं पड़े हैं दूरदर्शन, नजदीक दर्शन में, वो सब पैसा गिनवाते हैं। मैं इसमें कुछ हिस्सा भी और हेमंत भाई चर्चा में लाना चाहते हैं, उसके साथ में ऐड कर दूं एक सवाल, तब उस पर आए, क्योंकि जंतर मंतर इसमें एक बात बार बार आई है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट कोट एंड कोट पढ़ने की कोशिश की उन्होंने हिंदी में, ये आप तक आ जाए टाइम मैगजीन न पढ़ने के लिए मिलने वाली है न टाइम मिलने वाला है, तो आप हमारे जरिए सुन लीजिए। इसमें बार बार आए प्रदर्शन के स्थल पर, जब शुरू सुने होंगे आप तो बार बार आया होगा, प्रदर्शन के स्थल से उठाया गया, प्रदर्शन के स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी, लोग पहुंचने लगे, प्रदर्शन के स्थल पर नारे लगाए जा रहे थे। हमेशा किसी भी मतलब ऐसे बड़े एजिटेशन के, प्रदर्शन के, आंदोलन के लिए एक जो जगह होती है ना, वो जगह बड़ा मतलब सिंबॉलिक रूप से बहुत उसका महत्व होता है, सिंबॉलिक रूप से कई बहुत महत्व होता है। रामलीला मैदान या इन जगहों का, या वाटरलू क्या है, आज भी कहते हैं वाटरलू मोदी के लिए, फलाने के लिए वो वाटरलू बन जाएगा, ये वाटरलू बन जाएगा। वाटरलू क्या है? वाटरलू एक ऐसा सिंबल बन गया जहां पर एक अपराजित व्यक्ति को, उसको शिकस्त झेलनी पड़ी, तो वाटरलू करते हैं। तो जंतर मंतर को इस दौर में, जंतर मंतर एक जागृत, एक कहते ना कि किसी को सिद्ध करके जागृत कर देना, आंदोलन का एक जागृत प्रतीक हो गया। ये जंतर मंतर कभी भी फिर से कहते ना कि फूट पड़े, फिर से वो अंकुरित कर दे। जंतर मंतर वो जमीन अब धरती के रूप में हो गया कि जहां से किसी भी तानाशाही व्यक्ति को, सोच को, सत्ता को, फांसीवादी सोच को परास्त करने के लिए कोई भी बीज अंकुरित हो सकता है। वो फर्टाइल लैंड, वो जगह, ऐसी जगहों से फांसीवादी और तानाशाही सोच के लोग डरते हैं, ऐसी मिट्टी से डरते हैं। अगली खबर लाइए, बस आप समझ लीजिए कि वो स्थल जंतर मंतर और ये खबर जोड़िएगा। लाइव लॉ की खबर है, दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक 100%। सुप्रीम कोर्ट हियर्स प्ली contending that Jantar Mantar is no longer a proper protest site. ठीक? The plea says that Jantar Mantar is not proper for peaceful protest for the purpose of ingress and egress, or in case any medical emergency occurs, or for providing drinking water and basic amenities to the person coming.
कोर्ट आस्क्स सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टू सीक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जंतर मंतर अब प्रदर्शन के लिए, किसी भी एजिटेशन के लिए, धरने के लिए एक उचित जगह नहीं होगी, इस पर सुनवाई चल रही है। ये प्ली कौन लेके गया, क्यों लेके गया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। सिस्टम के लोग कंप्रोमाइज्ड भी हैं, और कंप्रोमाइज्ड वही होते हैं जो डरपोक होते हैं, नहीं तो कंप्रोमाइज नहीं होगा आदमी। कहेगा जा भाई, क्या करना है, जीवन एक बार मिला है, क्यों कंप्रोमाइज हो। तो ये क्यों प्ली गया होगा, ये क्या है कहानी, जरा ये समझते हैं। अब उस स्थल से इस खबर को जोड़ने का वक्त है, क्योंकि यहाँ पर ताला लग सकता है। ताला मतलब क्या, फिजिकल ताला नहीं कि अलीगढ़ से खरीद के लाएगा कोई, ताला जहां पर हम आप जा न सके, और वो जगह जो भारत में प्रोटेस्ट का प्रतीक बन चुका है, उसी वहीं जाने से रोक दिया जाए, तो फिर ताला ही है। ये ताला जंतर मंतर पर नहीं है, ये ताला हमारे आपके अभिव्यक्ति पर ताला है। जंतर मंतर की जगह डॉट 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 दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब। सख्त तो बहुत होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। हेमंत भाई, अब जरा यहीं पे कंक्लूड, यही फाइनल सवाल है, यही कंक्लूड करना है, क्योंकि ये उस टाइम मैगजीन की कहानी को, उसकी सार्थकता को बता रहा है ये खबर। ऋषि भाई माफ कीजिएगा, मुझे आज आप वाली भाषा पे आना पड़ेगा, जो भाषा आप प्रयोग करते हो ना अक्सर। ये प्रोटेस्ट पे ताला नहीं है भाई, ये लोकतंत्र पर ताला लगाने का है। विशुद्ध शब्दों में इसको कहो तो अभी तक हुआ क्या आशीष भाई, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसी को भी दिल्ली की दहलीज पर फटकने नहीं दिया गया। फटकने, भारत के हजारों लाखों किसान तीन तरफ से दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल से ज्यादा समय तक पड़े रहे, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट तब भी यही था, बार बार क्या कहता था कि प्रोटेस्ट लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। किसानों ने, छोड़ दीजिए आप जंतर मंतर, आप तो बहुत आगे चले गए, किसानों ने बेचारों ने रामलीला मैदान मांगा, दे दिया क्या उनको? सुप्रीम कोर्ट तक गए वो, याद रखिएगा। वो बात सुनते ही मेरा खून उखौल जाता है, जब मैंने देखी ना जो हालत किसानों की। यहाँ पे आपने देखा, हमने तो कितने लाइव शो किए वहां से। हाँ, हम तो थे वहां मौजूद। लाखों किसान गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान, आंधी सड़कों पे पड़े हुए थे, और सड़कों पे नश्तर और कीलें गाड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट गए बेचारे, उनको ना तो वहां जंतर मंतर तो भूल जाओ यार, जंतर मंतर तो भूल जाओ। ये बेसिकली आशीष भाई रामलीला मैदान नहीं दिया गया। फिर उन्होंने बुराड़ी में जो निरंकारी समागम होता है ना, अपने करनाल बाईपास के आसपास बहुत बड़ी स्पेस है, उन्होंने कहा साहब हमें वहां दे दो। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला, ना सरकार कुछ बोली। बॉर्डर्स पर नश्तर, कीले और क्या क्या गार्ड करके उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। ठीक, यहां क्या हुआ, यहां सरकार, आशीष भाई देखो मैं बताऊंगा अंदर की बात, बिल्कुल कोई बुरा माने तो बेशक माने। सरकार का पूरा खेल ये था कि ये जो पेपर लीक वाला जो सारा मामला पूरे देश में, राहुल गांधी ने जो इसको जैन जी का आंदोलन बना दिया है, इसकी क्रेडिट कहीं राहुल गांधी को ना चला जाए, और एक कंट्रोल्ड मूवमेंट किया जाए, कंट्रोल्ड, एग्जैक्टली, जो हमारे नियंत्रण में रहेगा। ठीक, और निश्चित तौर पे वो ऐसा सोच भी रहे थे, और मोबिलाइजेशन भी नहीं हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब वक्त खराब होता है और अति की हद हो जाती है, कभी ना कभी तो होना होता है। आपने कभी मोदी की सरकार में, छोड़िए यार दिल्ली की बात, कभी गुजरात में जब इतने साल सीएम रहे, कभी किसी को मजाल थी कि कोई किसी का परमिशन का लेटर एयरपोर्ट पे देने जाए? कोई एयरपोर्ट पे दिया गया परमिशन का लेटर? धक्के खा के बूढ़े हो जाओगे, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और सरकार की तरफ से परमिशन का लेटर गया। मैं केवल पिक्चर रख रहा हूं सामने, जैसे अली ने रखी है टाइम्स मैगजीन में, जो मेरी असेसमेंट है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो तब तो ये था कि हाँ ये सब बढ़िया चल रहा है। एक आध बार कभी पोमेरियंस ने उसकी रिपोर्टिंग भी करी थोड़ी मोटी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और वांगचुक आ गए, उसके बाद सरकार को लगा कि यार ये कहीं कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाएगा। और 20 तारीख की शाम को तो आपने देखा ही होगा कि सारे झंडे सब उखाड़ के फेंक दिए थे सब कुछ। लेकिन पूरे देश में जो माहौल बना वो बैकफायर कर गया सरकार के लिए। वो चीज अभी तक आप सोचिए, मतलब विकेट गिर चुका है एक धर्मेंद्र, तो अभी पता नहीं कितने विकेट और गिरेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इज ओनली फर्स्ट, नॉट द लास्ट। जिस तरीके से अमित शाह ने 20 तारीख से लेकर आज 3 तारीख होगी, एक शब्द मुंह नहीं खोला बच्चों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पे। एक शब्द डंकापति ने नहीं कहा, एक भी शब्द। माफ कर दिया फला, देश कह रहा आप बच्चों से माफी मांगो, उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया। बताओ, इतने बड़े दिल का आदमी देखा आपने कभी?
तो ये जो खेल था जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल गया, इनका एक चुनावी कार्यक्रम ये था आशीष भाई कि किसी तरीके से ये क्रेडिट राहुल गांधी को पता चला जाए। आपने जंतर मंत्र की बात की, ये जो कुछ आपने देखा ना, ये केवल हो ही संभव इसलिए नहीं हो पाया कि ये जंतर मंत्र पर प्रदर्शन था। हाँ, आप रामलीला मैदान में 10 साल बैठे रहो, हाँ, हजारों लोग मर जाए, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए थोड़ी मरे। सतपाल मलिक को क्या कहा था, हम्म, 750 किसान मर गए, मेरे लिए थोड़ी मरे। आज तक उस बात का खंडन नहीं किया। अब आप असली बात पे आइए। जंतर मंतर पार्लियामेंट के 1.5 किलोमीटर के दायरे में, 1.5 किलोमीटर के दायरे, ये सारी सफलता उस लोकेशन के कारण है। और इसी पे देखते हुए जो अपने एक, आप जिसको सिस्टम बोलते हो, वो सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अब कोई एडवोकेट है सतीश चंद्र कौशिक, उन्होंने ये पिटीशन मेंशन की आज आपके अति प्रिय सीजीआई साहब के सामने। आपके सबसे प्रिय है मुझे पता है। तो जब उनको मेंशन किया गया तो उन्होंने क्या कहा, मैं पूरा बता देता हूं। उन्होंने कहा दिल्ली में जनता प्रदर्शन की बजाय विरोध प्रदर्शन करने के लिए दूसरी जगह तय करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब देने को कहा है। एक याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, साथ ही वहां आंदोलन होने में स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। अब तक नहीं हुई, 47 से 2026 तक नहीं हुई, अभी हो गया अभाव। याचिकाकर्ता सतीश चंद्र कौशिक ने दलील दी है कि जंतर मंतर बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और धरनों के लिए एक व्यवहारिक जगह नहीं है। आज सोमवार को मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया। अब हर शब्द को ध्यान से सुनिए। जजों ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह केंद्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को जानकारी दें। याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर पर पीने के पानी, शौचालय, सीवरेज और भोजन आदि की बुनियादी व्यवस्था न के बराबर है। तो करवा दो भाई साहब, डेमोक्रेटिक कंट्री करवाने में कितनी देर लगती है? वो नहीं, ना के बराबर है। वहां विरोध प्रदर्शनों के चलते क्षेत्र में यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। यहां स्थानीय निवासियों, राहगीरों और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही को बुरी तरह प्रभावित करता है। यहाँ पे कौन से स्थानीय निवासी हैं जंतर मंतर में, बताओगे मुझे? वहां कुछ रेजिडेंशियल है ही नहीं है। 25 साल तो मैं धक्के खाया हुआ, हाँ, मुझे तो स्थानीय निवासी नहीं मिले। गेस्ट हाउसेज है कुछ, केरला हाउस है, ये वीपी हाउस है, इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उधर रिजर्व बैंक है, पीटीआई है, यूएनआई है, रिजर्व बैंक है उधर, वो दूसरी तरफ है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप दिल पे मत लीजिए। वो कहते हैं कोर्ट ने कहा कि सरकार याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करे, यह बताए कि विरोध प्रदर्शनों के लिए क्या कोई वैकल्पिक या उपयुक्त जगह हो सकती है। ध्यान रहे कि अपने कई पुराने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को मौलिक अधिकार कह चुका है। कोर्ट ने उन फैसलों में यह भी कहा कि ऐसे प्रदर्शनों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। तो लिख करके रख लीजिए, आपके पास तो कागज पेन होता है। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। 100%। और अरे आप इसी से समझ लो, ये वही सीजीआई है ना जहां पर नरेंद्र मिश्रा ने याचिका डाली थी कि वीडियोज सर हम दिखा रहे हैं माय लॉर्ड, सारे वीडियोज हैं हमारे पास, आप देखो दिल्ली पुलिस की बर्बरता। और कहा क्या कि अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत करो, इतना समय नहीं है मेरे पास। और जंतर मंतर की जगह दूसरा कोई जगह होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण मसला है, सरकार को नोटिस तो। अरे भाई इतना देश को इच्छा, ये सारे के सारे, ये सारे पता है इस दौर में सारे, मैं फिर कहता हूं, ये चाहे सीजीआई से लेकर के और प्रधानमंत्री तक, ये सारे ये सोचते हैं कि जब अकल बट रही थी तो ये लोग परात लेके गए थे और हम लोग छलनी लेके गए थे। हमारे में जितना डाला सब नीचे गिर गया और इनका परात भर के लेके आए थे। जहां आप लोग नहीं कहना चाहिए, लेकिन जहां पर ये सब स्क्रिप्ट आप लोग खत्म करते हो, द एंड लिखते हो ना, वहां से हम बिगिनिंग लिखते हैं। ये बता दूं अब फिर, आज तक अपने आप को हम लोग मूर्ख मूर्ख कहते आए तो सही मूर्ख मान लिए हो। जहां तुम लोग द एंड लिखते हो वहीं हम बिगिनिंग लिखते हैं, ये समझ लेना। और हमेशा ऐसे ही बताएंगे आप तुम्हारा सच तुम देश के सामने। हेमंत भाई अब फाइनल कंक्लूड कर दीजिए तो फिर। नहीं आशीष भाई, आपको एक खबर, दर्शकों को एक खबर और बताना मेरी जिम्मेवारी है। आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गोली मारो सालों को वाला जो भाषण था, जो आपके क्रांतिवीर ने दिया था,
सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को क्लीन चिट के खिलाफ जो समीक्षा याचिका जारी समीक्षा हुई थी याचिका थी। उसको भी खारिज कर दिया है। बेंच थी जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की और वृंदा करात की पिटीशन थी। तो ये खबर भी आपको बताता चलूं ताकि नहीं, ये तो कोशिश हम करेंगे कि अलग से आज ही हम किसी समय खबरों की इतने उसमें भीड़ भाड़ में इसको एक थोड़ा डिटेल चर्चा, क्योंकि आप देखिए इस देश में मतलब एक धड़ा कुछ भी कर रहा है वो सारी समीक्षाओं से ऊपर उठ चुका है, वो समीक्षाओं से ऊपर उठ चुका है, वो कुछो करे। दूसरी तरफ ज्ञान आधी रात में बांचा जाता है, अपना जबान संभालो, अपना व्यवहार संभालो, गुमराह हो गए। चलिए इस पर एक अलग से कोशिश करेंगे कि इसमें और भी कई चीजें हैं जोड़ करके, इसके कई डायमेंशंस उनको जोड़ करके एक कार्यक्रम और हम शाम तक लेके आए। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।